हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस विषय जोन। दोस्तों, आज जो है हम लोग बीपीएससी घटना चक्र से पॉलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। बस अब आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी बचा हुआ था, तो इसलिए आज हम पॉलिटी को कवर करा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो 26 जनवरी के दिन जो है हमारा संविधान को लागू क्यों किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्यों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इसी तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में जो है वो शामिल है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, अभी तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में है, मतलब अभी जो है कितने आर्टिकल्स हैं। तो देख लेते हैं, 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, फिर देख लेते हैं आगे 400 से अधिक आर्टिकल्स और 500 आर्टिकल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी लगभग 470 के करीब है। ठीक है, तो 400 से अधिक आर्टिकल्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैंने बताया है 470 के करीब। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन यदि ई होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट दिया गया है ना, तो एग्जैक्ट तो इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं कि देखिए संघ सूची में जो है कितने विषय थे। तो संघ सूची में यदि मैं बात करूँ तो 97 जो प्रविष्टियाँ थी। उसके बाद फिर राज्य सूची में कितना हो जाएगा, 66, और संवर्ती सूची में 47। लेकिन अभी वर्तमान की मैं बात करूँ तो वर्तमान में जो है वो संघ सूची में 98 विषय हैं। ठीक है, कितने हैं, 98। और राज्य सूची की मैं बात करूँ तो राज्य सूची में 59 है। ठीक है, और संवर्ती सूची में भी वर्तमान में 52 है। तो इस प्रकार जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक मतलब ए सी और बी, ए सी और बी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है और कौन कौन से शब्द उसमें शामिल है। तो हमारा प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले जो आया दोस्तों, यह क्या आया, तो सबसे पहले आया हमारा सार्वभौमिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सबसे पहले सार्वभौम आएगा, यानी सबसे पहले तो सी होगा हमारा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, फिर समाजवादी, हम भारत समाजवादी। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा इसमें उसके बाद आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष गलत है, धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान में नहीं, पंथ निरपेक्ष है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और उसके बाद फिर प्रजातांत्रिक आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी ए, उसके बाद फिर डी और बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच की यानी फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ठीक है, पहले सम्मिलित नहीं किया गया था, इसको बाद में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा शब्द हो सकता है? तो वह हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता फिर से लिखा गया, पंथ निरपेक्षता होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के रूप में जो है वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही है ना पंथ निरपेक्ष शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आपको बताते चलना है। ठीक है, ताकि आप अपने आप को भी जो है परख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ना ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, जैसे कि मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे, देखिए संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है, मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न, बार बार मैं देखता हूँ कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343 के तहत। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो वह है अनुच्छेद 343। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ओके, कौन होगा? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऐसे मैं इसका व्याख्या बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका की धारणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका गणराज्य से, यानी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की
अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? अवैध मतलब उसको, अवैध मतलब कोई कानूनी रूप से नहीं, उसको बस पकड़ लिया गया है, तो अवैध हिरासत के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 1976 में। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है एक नया संविधान बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 परंतुक एक उपपरंतुक ए के तहत। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि ऑप्शन ई होता ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भी होगा, सूचना का अधिकार भी और शिक्षा का अधिकार भी। ठीक है, तो यह दोनों सही होगा। तो यदि ऑप्शन ई होता तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वह सूचना का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार भी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को जो है वह क्या कहा जाता है? वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। किसे जोड़ा गया दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा ऐसे जो है सूचीबद्ध है? ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से सूचीबद्ध है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो मैं बात करूं तो कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल ये सही है। फिर है समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। छोटे परिवार का मानदंड, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 हमारा सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखनीय नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो एक तरफ तो देखिए संविधान के मद दिए गए हैं, ओके, एक तरफ जो है संविधान के मद दिए गए हैं और दूसरे तरफ जो है वह देश जिससे लिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे यह जो है यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और फिर मैं संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की संवर्धित सूची की मैं बात करूं तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा। देखिए इस पर इतना अच्छा से लिखा नहीं पाता है, ऐसे मेरा राइटिंग बहुत ही सुंदर है, उतना ख़राब ही नहीं है जितना कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिएगा 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है जैसे कि अमेरिका में है कि यहाँ वहाँ जो है राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है, एक व्यक्ति जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना बार चाहें उतना बार बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कथन दिया गया है कि भारत के, यहाँ पे देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल राइट है ये। फिर है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए जो है पद ग्रहण करेंगे। यह भी सही है। फिर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। क्या यह कथन आपको सही लगता है? बिल्कुल यह कथन जो है वह क्या है? वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह महाभियोग की बात करें तो यह 60 नहीं 61 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं उनका क्रम क्या है? ठीक है, तो देखिए प्रतिभा देवी पाटिल का जो क्रम है ना दोस्तों वो 12वां था। कौन सा था? 12वां था, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यह भी जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, ये पूछा जाए कि वर्तमान के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका क्रम कौन सा है? तो इनका 15वां है, याद रखिएगा। कौन सा है? 15वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति क्रमानुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया और 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रमानुसार देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 788। कितना है दोस्तों? 788 है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? देखिए क्रमांक से भी प्रश्न पूछा जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पैरेलल होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो 15वां जब अभी 15वें हैं
तो जब श्री जगदीप धनखड़ भी जो है वो 15वें ही उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है, प्रधानमंत्री भी जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी 15वें ही हैं, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, अभी तीनों का पद जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों 15वें हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ठीक है, तो वह कौन हो सकता है? तो वह हो सकता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? महान न्यायवादी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो है संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए इसमें भाग कौन कौन लेता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं, हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यों तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सहित के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा ही किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और आर्टिकल 118 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, कार्यपालिका शक्ति निहित किए गए हैं किसमें? राष्ट्रपति में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पंचायती राज को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था के स्थान आरक्षित हैं? भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान जो है आरक्षित हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज में, ठीक है। कहाँ आरक्षित हैं? पंचायती राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचुनाव। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपचुनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान की यदि मैं बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो होते हैं ना, मैं बात करूँ तो टोटल 34 होते हैं, ठीक है। 34 में जो होता है 1 होते हैं मुख्य होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाद बाकी 33 जो होते हैं, ठीक है, 33 जो हैं जजेस होते हैं, तो टोटल हो जाता है 1 + 33 इक्वल टू 34। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने वर्षों की अवधि के लिए जो है, या कितने माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि कोई भी एमपी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को कब रिक्त किया जाएगा? जब वो लगातार वह कितने समय जो है वह सदन से रिक्त होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, बिना बताए हुए रिक्त होते हैं तब जो है ना उनका सीट जो है रिक्त माना जाता है। तो
तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह। यदि कोई एमपी जो है बिना बताए, बिना सूचना के 2 माह लगातार रिक्त रहता है सदन से, तब जो है उसकी अनुपस्थिति मानी जाती है और उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में जो है होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए देखिएगा 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। देखिए क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना, वो राज्यसभा जो है क्या है, राज्यसभा जो है हमेशा चलने वाली सदन है, जबकि लोकसभा क्या है 5 साल के बाद भंग हो जाती है, पहले भी भंग हो सकती है। तो राज्यसभा जो है वो क्या है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जो हैं, इसके सदस्य हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर एक 6 साल पे जो है चेंज होते रहते हैं, तो अल्टरनेट चेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक ही बार चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये सभा जो है कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा के। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का सदस्य जो है उसका अध्यक्ष नहीं, सदस्य जो है देखिए कहा गया है किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है आपको मालूम है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः जो है कितने सत्र होते हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 सत्र। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो पहला दिया गया है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बिल्कुल यह सही है। धन संपत्ति यानी कि धन विधेयक के संबंध में, यह तो बिल्कुल सही है। फिर है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक से संबंधित क्यों प्रस्ताव आएगा, मतलब प्रस्ताव तो आएगा सिर्फ इनका विचार जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, यानी बी ही हमारा इसमें गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक जो है पेश किया जाता है। तो धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा दोस्तों, तो वह किया जाएगा केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखानुदान बना है, लेखानुदान जो है वह बना है, तो वह बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान बना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। किसको करते हैं प्रस्तुत, लोकसभा के स्पीकर को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन एक सही नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना है, गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है ये। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। बिल्कुल सही है ये। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये राइट होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि गलत कथन इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। क्या है, एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकार का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विधेयक भी है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल। कौन होगा दोस्तों? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। ठीक है, मानस पुत्र है। तो यह किनके द्वारा दिया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल यानी सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यह किया जाता है 352 के तहत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, मतलब कहा गया है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए जो है मतदान की न्यूनतम उम्र, ठीक है, मतदान का पहले उम्र जो था 21 वर्ष था, उसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो अभी मैंने इस प्रश्न को बताया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो अभी कितना है? तो वह है कितना हो जाएगा अभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22 हो गई है वर्तमान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण की प्रणाली का सिफारिश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिएगा ऑप्शन सी यानी कि बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यह किया था बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, देख लीजिएगा, बलवंत राय मेहता, देखिए है ना, बलवंत राय मेहता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, तो उन्होंने किया था पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। ठीक है, त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय का किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति है, तो यह हो जाएगी प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या हो जाएगी? प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, एक सलाहकार निकाय बिल्कुल नहीं, एक सलाहकार समिति बिल्कुल भी नहीं, समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी यह भी नहीं। ऑप्शन डी देख लीजिएगा,
ऑप्शन डी में दिया गया प्रशासनिक प्राधिकारी, बिल्कुल ये कथन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की संख्या में जातियों की संख्या कितनी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206। कितना है दोस्तों? 1206 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका स्थायी सदस्य कौन नहीं होगा दोस्तों? इसका स्थायी सदस्य जो है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देखिए ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है, यूएसए भी है और रशिया भी है, 5 गो हैं। ठीक है, लेकिन जर्मनी उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ठीक है, अभी तो जिसे सिन्हुआ भी कहते हैं, इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में सिन्हुआ भी कहा जाता है, सिन्हुआ। ठीक है, सिन्हुआ होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ठीक है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है दोस्तों येलो बुक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था दोस्तों? यह हुआ था बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में दिया गया ना कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यही डेट 26 नवंबर 1949 था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा जो है सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले होगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, धार्मिक, फिर जनवादी, फिर गणतंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यदि आप संविधान की प्रस्तावना को एक बार याद कर लीजिएगा ना, उसको मतलब 2-3-4 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। जब याद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि कुछ भी कैसे भी उससे प्रश्न पूछे आपसे बन जाएगा, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है, उसे आप एक बार याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौहिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग, भारत को एक होता है ना, तो हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दल बदल विरोधी कानून से। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो भी है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान नहीं जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता जो है, सॉरी संविधान में बोल दिया हूँ, भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए वह कहाँ से नहीं प्राप्त की जाएगी? तो यह देखिए जन्म से तो क्या किया ही जाएगा, जन्म द्वारा, फिर देशीकरण द्वारा किया जाएगा, किसी विभाग के सम्मिलित द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा के आधार पर यह भारतीय नागरिकता किसी को हासिल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ठीक है, विधि का कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो देखिए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र से है। ठीक है, विधि का नियम का मतलब है सभी के लिए एक कानून, और कानून का राज्य का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक न्यायतंत्र। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के सभी न्यायालयों के द्वारा, न्यायालयों को। ठीक है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो भारत के सभी न्यायालयों को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगला वीडियो में आएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।